हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो PGT के ही अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए उनमें पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले PGT इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, जो भी आपके अभी आगामी एग्जामिनेशन है, इनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब इससे आपको कैसे पता लगाना है कि प्र उपसर्ग किस शब्द में यूज हुआ है। अब उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे, उपसर्ग लगते हैं आगे। तो उपसर्ग का पता लगाने के लिए आप जो शब्द आपके पास दिए हैं उनका संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद जो होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी जिस शब्द का आपको दो भागों में विभाजित करेंगे तो उस शब्द का कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे पहला शब्द है प्रायोजित, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र जमा आयोजित। तो आपको पता है कि आयोजित जो वर्ड है इसका कोई मीनिंग होता है, तो प्र जमा आयोजित, तो प्र हो गया यहाँ पे उपसर्ग। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रायोजित में उपसर्ग निर्मित है। अगर हम प्रागैतिहासिक का अगर संधि विच्छेद करें तो यहाँ संधि विच्छेद होगा प्राग जमा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक का तो मीनिंग हो गया ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं बचा, फिर प्राग उपसर्ग आ गया। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग निर्मित शब्द बोला था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही प्राणायाम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण जमा आयाम, प्राणायाम। तो यहाँ उपसर्ग हो गया प्राण, तो यहाँ पे ये इसमें प्र उपसर्ग तो यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। ये जो वर्ड है अनेक, ये विशेषण के संख्यावाचक भेद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है कि अनेक, अनेक लोग, अनेक वस्तुएं, यानी यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित, जिसमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लग रहा है कि कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं। अनेक लिखा है यहाँ पे, अब कितने भी हो सकते हैं, एक से तो ज्यादा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विशेषण के चार भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक और फोर्थ संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिणामवाचक में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर विशेषण जो है एक वचन संज्ञा के साथ है, सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा के साथ है, अगर एक वचन संज्ञा के साथ है तब वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। एक वचन में जैसे आप दूध की बात कर रहे हैं कि 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो दूध तो एक वचन है, तो आएगा परिमाणवाचक। अगर होगा यहाँ पे 4 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, गाड़ियां बहुवचन है गाड़ियां, तो बहुवचन है अगर, तो ये आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। सिर्फ इतना सा फर्क है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह तुलिका से चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है। वह तुलिका से, यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण कारक है, ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट होगा करण। एक क्वेश्चन आपसे कारक से पूछा ही जा रहा है हर पेपर 1 में, HPPSC के पेपर 1 में कारक से क्वेश्चन आपको आ ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे, जैसे कौशल, ये किसी का कोई सेंस नहीं बनती है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाए। कुशल से कौशल्या कहाँ से बनेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। कुशल से एक तो कुशाग्र या कौशल, तो कुशल से कौशल, इसकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, रेखांकित पद क्रिया का भेद है। तब यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं एक ही लाइन में। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस लिंक्ड है, यानी फर्स्ट वाले सेंटेंस की वजह से सेकंड वाले सेंटेंस का मीनिंग अफेक्ट हो रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे वाक्य होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, और इन वाक्यों में जो क्रिया होती है ये संयुक्त क्रिया कहलाती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बाकी आप खुद काफी समझदार हैं, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। बाकी आप खुद काफी समझदार है, खुद, तो ये एक पोसेसिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम है। जैसे बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं अपना काम
खुद कर लूँगा। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, मैं गाड़ी खुद चला लूँगा, यानी यहाँ पे निजत्व की भावना का बोध हो रहा है, तो इसे कहें निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। एक तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सारे 6 भेद हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कर कमल किस समास का उदाहरण है? तो कर कमल का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका कमल रूपी कर, कमल के समान है जिसके कर यानी हाथ। अब ऐसा वाक्य जिसमें पहला पद विशेषण है, कमल विशेषण है, और दूसरा विशेष्य है कर, तो ऐसे समास कहलाते हैं कर्मधारय समास। यानी कमल के समान है जिसके हाथ, कर्मधारय समास। कर्मधारय में अगर जैसे आपके पास समस्त पद दिया है कर कमल, तो इस कर कमल में उत्तर पद प्रधान होगा। अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो जो वाक्य बनेगा उस वाक्य का पहला पद जो है प्रधान होगा या विशेषण होगा पहला। जैसे कर कमल है तो इसका उत्तर पद प्रधान है, यानी मेन शब्द जो है वो कमल है, यानी कमल के समान है जिसके हाथ कर। जब भी ऐसे सेंटेंस आता है तो होगा कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान यानी जो मेन वर्ड होता है जिसकी वजह से पूरा मीनिंग बन रहा होता है। जैसे अव्ययभाव समास का देखें उदाहरण, तो यथा संभव, यथा संभव जैसे वर्ड है, तो संभव तो है लेकिन यथा, यथा इसमें प्रधान है यानी मेन वर्ड है यथा, तो इसका हो जाएगा जैसा संभव हो। यथा संभव यानी यथा की वजह से संभव का मीनिंग चेंज हो रहा है, यथा संभव जैसा संभव हो। तो ऐसे शब्द होते हैं अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में एक तो कारक आते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ कारक आ गया का, संबंध कारक आ गया, ओके, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। यदि तुमने अपनी पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। अब ऐसे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त का बोध होता है, जैसे यदि ये होता तो आज ये होता, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते, यानी कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं वे संकेतवाचक की कैटेगरी में आते हैं। ओके, संकेतवाचक ये वाक्य का प्रकार है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। और निषेधवाचक शायद हमने बोल दिया। तो ये 8 प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। विस्मयादिबोधक में तो सिंपल है कि एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाते हैं, जैसे इस प्रकार के। संदेहवाचक वाक्यों में संदेह की संभावना जो है व्यक्त होती है, जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, यानी संदेह है। इच्छावाचक सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, या हम किसी को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे या तुम्हारा भला हो, तो वो इच्छावाचक वाक्य है। जैसे आज मैं जूस पीऊंगा, तो ये भी मेरी इच्छावाचक सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य है, इसमें अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अनार मूलतः किस भाषा का शब्द है? जो वर्ड अनार है ये किस भाषा से लिया गया है शब्द? तो अनार एक फारसी शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, फारसी शब्द है अनार। अनार के अलावा जो फारसी शब्द हैं, जैसे आराम शब्द है, फारसी शब्द है ये। आवारा, आराम, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, ये सारे शब्द फारसी शब्द हैं। बारिश, बुखार, ये शब्द फारसी शब्द हैं। अरबिक शब्दों की अगर बात करें तो उम्र शब्द जो है ये अरबिक शब्द है। साथ में अजब, अकल, अजब हो गया, अकल हो गया। मौसम शब्द जो है ये भी अरबी शब्द है। टर्की शब्दों में अगर देखें तो टर्की में एक तो उर्दू शब्द जो है, उर्दू शब्द टर्की शब्द है, ओके, उर्दू। इसके अलावा कैंची शब्द भी टर्की शब्द है, ओके, कैंची। पुर्तगाली शब्दों में जो पूछा जाता है वो कमीज, एक कमीज शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा अलमारी शब्द भी पुर्तगाली शब्द है। जो वर्ड हम यूज करते हैं कमरा शब्द भी जो है पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको
अनेकार्थक शब्द पता होने चाहिए कि अज के अनेकार्थक शब्द क्या है। ये जो शब्द है अज, इसका मतलब है कि जिसका जन्म ना हुआ हो, यानी कि ईश्वर, ईश्वर को कहते हैं अज। ओके, अब अज के अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे अज ब्रह्मा को कहते हैं, अज शिव को भी कहते हैं, अज बकरे को भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी बचता है, तो अजवाइन इसका अर्थ नहीं है। इन तीनों के अलावा ब्रह्मा, शिव, बकरा, इसके अलावा अज का मीनिंग दशरथ के पिता को भी अज नाम से जाना जाता था। ओके, दशरथ के पिता। इसके अलावा कामधेनु, कामधेनु को भी अज कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ अलंकार से क्वेश्चन है। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस से ली गई हैं। रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं और इनके रचयिता हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। और इनमें जो अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? इसमें तुलना होती है गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर। जैसे परहित सरिस धर्म नाही भाई, यानी कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान भी कोई अधर्म नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हर तरफ गंदगी फैली हुई है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। गंदगी संज्ञा का कौन सा भेद है यहाँ पे? हर तरफ गंदगी फैली हुई है, तो गंदगी शब्द यहाँ पे भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा है गंदगी। संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 4 यहाँ पे दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और जो एक बचा यहाँ पे वो है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। टोटल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो उपसर्ग की भिन्नता के कारण उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग आगे लगते हैं, तो शब्द के आगे दिए हैं यहाँ पे स्वयंवर, स्वयं जमा वर, स्वयंवर, स्वयं चलित। ओके, स्वावलंबन, स्व जमा आलंबन, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। स्वयं सेवक, ये तीनों में, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में यहाँ पे स्वयं उपसर्ग दिया गया है। यहाँ पे केवल स्व उपसर्ग है, स्व जमा अवलंबन, स्व जमा आलंबन, स्व जमा अवलंबन। इसका विच्छेद होगा, संधि विच्छेद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, रेखांकित शब्द विशेषण का भेद है। फलदार का आपको भेद बताना है यहाँ पे। तो फलदार जो यहाँ पे विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण का भेद है? ये तो ये गुणवाचक विशेषण है। ओके, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म का, उनके भाव का बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। एक तो हो गया गुणवाचक और परिमाणवाचक, थर्ड है संख्यावाचक, संख्यावाचक, और फोर्थ है सार्वनामिक वाचक। ऑप्शन में प्रविशेषण दिया गया है। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ओके, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो जो बहुत, जैसे बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण हो गया। ओके, और सुंदर यहाँ पे विशेषण हो गया और बहुत प्रविशेषण हो गया। बात करें परिमाणवाचक की, परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनमें, जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण के बारे में पता चले, परिमाण का बोध हो, यानी कि उनकी क्वांटिटी का पता चले। जैसे मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो ये जो
2 लीटर है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपके पास क्वांटिटी बताई गई होती है और अनिश्चित में क्वांटिटी का पता नहीं होता है। वहां पे होगा मेरे पास बहुत दूध है या मेरे पास थोड़ा दूध है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिसमें क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कितनी है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और जिसमें बिल्कुल करेक्ट होता है, जैसे 2 लीटर 4 लीटर, निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वंशीधर का भक्त हूं। मैं वंशीधर का भक्त हूं रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास का भेद है। मैं वंशीधर का भक्त हूं, तो वंशीधर कहते हैं श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं वंशीधर। तो यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है कि मैं उस वंशीधर का भक्त हूं, यानी कि यहाँ किसी वंशीधर यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है। जब किसी कोई तीसरे शब्द का मीनिंग निकल रहा है, श्री कृष्ण का मतलब है यहाँ पे वंशीधर का मतलब है श्री कृष्ण, तो वे समास होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, बहुब्रीहि। वंशीधर यानी बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वादक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। सफल होना है तो कुछ काम करो, यों कागजी फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी। नाव मत बनाओ, फूल मत बनाओ, या घोड़े ना दौड़ाओ या पतंग ना उड़ाओ। तो मुहावरा है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा है एक, जिसका अर्थ होता है कोरी कागजी कार्यवाही करना, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ऐसे फालतू में। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी घोड़े ना दौड़ाओ। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, घोड़े ना दौड़ाओ, कागजी घोड़े ना दौड़ाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहां दिया गया है, यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। इस काव्य पंक्ति में उपमेय है, तो उसमें आपको उपमेय फाइंड आउट करना है। इस जो सेंटेंस दिया है, यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उपमेय का पता होना चाहिए कि उपमेय होता क्या है। देखिए, 2 टर्म होती है, एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो बताना है हमें इस सेंटेंस में कौन है। उपमेय मतलब इसमें इस सेंटेंस में किसकी तुलना की जा रही है। यह शिला सा वृक्ष, वक्ष लिखा है यहाँ पे, या वृक्ष होना था। यह शिला सा वक्ष, तो यहाँ वक्ष का कंपैरिजन हो रहा है, वक्ष की तुलना हो रही है, तो उपमेय होगा यहाँ पे वक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वक्ष। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस महानगर के लोग बड़े गतिशील हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त के प्रसर्ग कारक के किस भेद के अंतर्गत आता है। इस महानगर के लोग, तो यहाँ पे कारक का कौन सा भेद है, कर्म, संप्रदान, संबंध या करण। महानगर के, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण तो नहीं आए। संबंध का के की, नगर के लोग, तो यहाँ पे संबंध है, तो संबंध कारक है ये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने क्या किया। आसमान सर पर उठा लिया, या एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उलट फेर कर दिया, या धज्जियां उड़ा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्रों ने खूब मेहनत करी, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा दी। सफल बनाने के लिए किसी चीज में सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करना यानी एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ओके, यहाँ पे एक और लोकोक्ति दी गई है, आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठा लिया, यानी आसमान सर पर उठाना। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आसमान सर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना, बहुत उद्यम चीख चिल्लाना। ओके, ये होता है आसमान सर पर उठाना, यानी बहुत अधिक उत्पात मचा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ अलंकार से पूछा गया क्वेश्चन, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। किस अलंकार का उदाहरण है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, तो इस अलंकार में, इसमें कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का उदाहरण है। तो इस सेंटेंस में पीर वर्ड जो है 2 बार यूज हुआ है,
आपको पता है कि जब किसी पंक्ति में दो शब्दों का, एक ही शब्द का दो बार यूज हुआ है और दोनों बार इनके मीनिंग चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पीर का मतलब है संत, पीर का मतलब है संत और एक पीर पीर है, ओके। तो दो मीनिंग आ रहे हैं। जहां भी एक शब्द दो बार या एक से अधिक बार यूज होता है तो वो यमक अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कृत प्रत्यय वे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया के रचना की दृष्टि से, क्रिया के अगर भेद देखें रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। एक तो है रूढ़ क्रिया, रूढ़ क्रिया, और दूसरा भेद है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अध्यय या अध्येयता, अध्ययन या अध्ययनशील। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण जो नहीं है वो है अध्ययन। अध्ययन का जो विशेषण होता है अध्ययनशील। तो अध्ययन खुद में ही एक विशेषण नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अध्ययन जो है ये एक संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित जो पद है पर किस कारक का प्रसर्ग है? पंडित जी ने कुश की चटाई पर, आपादान तो नहीं होगा, आपादान में तो दूर होने का भाव आता है, आपादान से जुदाई। चटाई पर, अधिकरण में पर, अधिकरण यहाँ पे कारक है, अधिकरण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अधिकरण में पर। कर्ण के साथ आता है, कर्ण से या द्वारा। अधिकरण में आता है या तो में या पर। संप्रदान में आता है को या के लिए। आपादान से आता है आपादान से, इसमें अलग होने का भाव होता है, अलग होना, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। तो नेताजी यहाँ पे अंडरलाइन किया है। रेखांकित शब्द जो है ये संज्ञा का भेद है। देखिए ये सेम क्वेश्चन पीजीटी के हर एग्जामिनेशन में आ रहा है, पेपर 1 के, और जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें भी आएगा। देखिए हमने डिस्कस किया था, ये जो नेताजी वर्ड है ये एक उपाधि है, उपाधि है, एक टाइटल है। तो जो भी टाइटल होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेताजी, अभी एक एग्जामिनेशन में पूछा था लौह पुरुष, तो लौह पुरुष भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान में आएगा, ओके। एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था महात्मा, तो महात्मा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। सिर्फ शब्द चेंज करते हैं, क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं आपके जो आप एग्जाम होंगे उनमें भी। जितनी एनालिसिस की है हमने, ये जो एग्जाम हुए इनकी, तो क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ इनका शब्दों में आगे पीछे हेराफेरी कर देते हैं, बाकी सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, दबा पड़ा है लेकिन पता नहीं है कि क्या दबा पड़ा है, कुछ दबा पड़ा है यानी कि निश्चित नहीं है। जहां निश्चित नहीं होता वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है, ओके। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पंचवटी का सामासिक विग्रह है। पंचवटी का जो सामासिक विग्रह होगा 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह। अब यहाँ पे संख्या आ रही है 5, तो ये कौन सा समास होगा? ये होगा द्विगु समास। जिस समास में संख्या आती है, ओके, जैसे 5, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, इसमें त्रिभुज हो गया, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ओके। उदाहरण के लिए जैसे दोपहर, दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। तो इसमें 2 है, पहला पद जो है ये संख्यावाचक है, पहला पद यहाँ 2 है, 2 पहर, पहला पद संख्यावाचक है यानी ये द्विगु समास है। वैसा ही पंचवटी, 5 वटों का समूह, पहला पद यहाँ पे पंच है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास। ओके, सो दैट्स इट। भारत शीघ्र ही विश्व के उन्नत देशों में गिना जाएगा। रेखांकित पद है,
रेखांकित यहाँ पे है उन्नत, उन्नत देशों में गिना जाएगा, तो उन्नत देशों में गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पे विशेषण है ये उन्नत, गुणवाचक विशेषण की यहाँ पे बात हो रही है, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो। ऐसा शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं, उपसर्ग का पता लगता है हमें जो शब्द हमारे पास दिया गया इसका संधि विच्छेद करके। तो अगर हम सावधि का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा स जमा अवधि, स जमा अवधि, तो स यहाँ पे उपसर्ग है और अवधि वर्ड है। ओके, अवधि के साथ जब स उपसर्ग लगेगा तो बन जाएगा हमारे पास सावधि, स में अ जमा अ बन जाएगा आ, ये दीर्घ संधि है। ओके, दीर्घ संधि है ये, तो यहाँ पे उपसर्ग है, स उपसर्ग है सावधि में, इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सावधि में है उपसर्ग का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यह काफी कमजोर है, रेखांकित पद है, यह काफी कमजोर है, तो यह शुरू में ही है, यह पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है यह शब्द को। आपको बताना है कि ये पद क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या सर्वनाम है सिंपल, या संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक रूल से देखेंगे तो आपको पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर वर्ड यूज होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो है ये क्या है, सर्वनाम है, यह काफी कमजोर है। अब किसी चीज की बात की जा रही है जैसे सामने है, तो ये सिंपल सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है, अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पर प्रसर्ग कारक के किस भेद के अंतर्गत आता है। अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए, तो डाली पर प्रसर्ग पर कारक का कौन सा भेद है। तो अगर आपने कारक डिटेल में पढ़े हो तो अधिकरण जो है, अधिकरण कारक का अधिकरण में पर, अधिकरण। ओके, तो अधिकरण कारक है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस आय व्यय का हिसाब कौन रखेगा। इस वाक्य में आय व्यय समस्त पद किस समास का उदाहरण है। देखिए इस टाइप के जो समास होते हैं ये हमने हर वीडियो में डिस्कस किए हैं, जब हमने हिंदी का पोर्शन किया है पीजीटी के प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए उनको डिस्कस करते टाइम भी, कि जिन भी शब्दों के बीच में ऐसा डैश आता है तो वे होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। आय व्यय, दिन रात, माता पिता, बीच में डैश आ रहा है तो यानी द्वंद्व समास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसने जो कहा है वह होकर रहेगा, उसके कहे को पत्थर की फिलिंग द ब्लैंक्स समझना। उसने जो कहा है वह होकर रहेगा, उसके कहे को पत्थर की लकीर समझना, पत्थर की इमारत नहीं होगा, चट्टान भी नहीं, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर समझना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, लकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती, सॉरी अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार बताइए। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे शर्त का बोध हो रहा है, यानी संकेत का बोध हो रहा है। शर्त अगर ये होता तो वो होता, अगर वर्षा होती तो फसल होती, यानी यहाँ पे संकेत शर्त की बात हो रही है, तो ये संकेतवाचक वाक्य का प्रकार है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संकेतवाचक। हमने प्रीवियस जब हिंदी की वीडियोस में ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे तब भी हमने बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, सरल, संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऋण मुक्त में कौन सा समास है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी दूर हो रहा है, अपादान से जुदाई, ऋण से मुक्त यानी दूर हो रहा है, तो अपादान कारक है ये, अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे तो तत्पुरुष समास होगा ये, ऑप्शन बी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
भूषण का विलोम शब्द है, भूषण का विलोम है दूषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूषण का विलोम शब्द है दूषण। अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 31। अरे दुष्ट राक्षस, तेरा अंत अब निकट है, रेखांकित पद में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे दुष्ट राक्षस, ये अंडरलाइन है। इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है, अपादान, संबोधन, अधिकरण या कर्ता। अरे दुष्ट राक्षस, तो इसमें संबोधन कारक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संबोधन। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, रेखांकित पद संख्या का भेद है, तो रेखांकित शब्द जो है ये है गांधी जी। गांधी जी रेखांकित पद है, इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। महात्मा जी ये एक टाइटल है, महात्मा एक नाम का टाइटल है, तो जो टाइटल होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, तो ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और 5वीं बची है द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा जो होती है ये कॉमन नाउन होता है, इसमें जो संज्ञा होती है वो पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे जैसे नदी आ गया तो नदी, सारी नदियां आ जाएंगी उसमें। जैसे पर्वत बोल दिया तो पूरे पर्वत आ जाएंगे, जितने भी पर्वत हैं, तो वो जातिवाचक होते हैं। यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, महात्मा जी व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा युग्म सही नहीं है? नर्तक नर्तिका, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, स्वामी स्वामिनी। नर्तक तो सही है, नर्तक का नर्तिका नहीं होता, नर्तक का स्त्रीलिंग होगा, नर्तक का स्त्रीलिंग होगा नर्तकी, नर्तकी। तो ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे ये युग्म सही नहीं है। विद्वान का होता है विदुषी, करेक्ट है। वीर का बनता है स्त्रीलिंग वीरांगना, बिल्कुल सही है। और स्वामी का बनता है स्वामिनी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही युग्म नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे, लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही आचरण करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, आपको वाक्य का प्रकार बताना है कि जो वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे, लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिश्र वाक्य। तो जो पहला यहाँ तक सेंटेंस दिया है, इसकी वजह से ये दूसरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। यानी इस वाक्य का ये जो पहला उपवाक्य है ये, और दूसरा उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पे आश्रित है। जब ऐसा सिचुएशन होती है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं, तो सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, 3 भेद हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अयोग्य असमस्त पद किस समास का उदाहरण है? शब्द दिया गया है अयोग्य। अयोग्य जो शब्द है ये कौन से समास का उदाहरण है? तो अयोग्य अगर हम विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब है न योग्य, यानी जो योग्य न हो, न योग्य। तो ये नन तत्पुरुष का उदाहरण है। जब किसी समास के आगे ऐसे नकारात्मक शब्द लग जाता है तो उसे नन समास कहते हैं। अब अयोग्य का बन गया यहाँ नन तत्पुरुष समास। इसके और भी उदाहरण हैं नन तत्पुरुष समास के, जैसे असभ्य, असभ्य भी नन तत्पुरुष समास है। इसके अलावा नास्तिक, इसमें नास्तिक नकारात्मक शब्द आ गया पहले न, असभ्य के सभ्य के साथ अ लग गया असभ्य, तो ये नन तत्पुरुष समास हो गया। जैसे अनिद्रा हो गया अनिद्रा, इसमें अ लग गया पहले, नेगेटिव हो गया, तो ये नन तत्पुरुष समास कहलाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो द्वंद्व समास है ये सबसे इजी समास है याद रखने के लिए। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और आता है या आता है। ओके, जैसे सुख दुख, जैसे हम लिखा सुख डैश बीच में दुख,
तो जिस भी समास में ऐसे बीच में डैश आएगा वो द्वंद्व समास होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ओके, इसका हो जाएगा सुख और दुख। जैसे नदी नाले, नदी नाले, इनके बीच में डैश आ गया बीच में, तो ये होगा द्वंद्व समास। ओके, बीच में योजक चिन्ह होता है तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी मेन शब्द कोई भी नहीं होता। जब दोनों शब्द मिलते हैं, दोनों पद मिलते हैं, तो वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे दशानन, दशानन, तो इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन दशा और नन इन दोनों को मिला के दशानन बनता है, तो इसका मतलब होता है रावण। यानी 10 हैं आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, यानी यहाँ पे रावण की बात हो रही है। 10 है आनंद जिसके, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे रावण की बात हो रही है, यहाँ किसी तीसरे पद की बात हो रही है, रावण की। तो जब ऐसे किसी तीसरे पर्सन की बात हो जाए दोनों शब्दों को मिलाकर, तो होता है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, यह वाक्य किस वाच्य में है? अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, तो ये वाक्य जो है ये कृतवाच्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कृतवाच्य है ये, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कढ़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तनते प्राण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कढ़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तनते प्राण, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यमक अलंकार दिया है, यमक अलंकार सबसे इजी अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, अगर कोई एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, और उसके अर्थ जो है हर बार अलग अलग निकल रहे हैं, यानी एक शब्द बार बार यूज हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाहें खिलना, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ होता है फूल खिलना, बछड़े को जन्म देना, बछड़े का जन्म लेना, बहुत प्रसन्न होना, या फोर्थ ऑप्शन है बच बच के खुशी जाहिर करना। तो बाहें खिलना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, बाहें खिलना यानी बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहुत प्रसन्न होना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस हिंदी सेक्शन में। मैंने घर जाना है, मेरे को घर जाना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे घर को जाना है, ये भी गलत है। मुझे घर जाना है या मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुझे घर जाना है। मैंने घर जाना है, सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुझे घर जाना है। मैंने घर जाना है ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, मुझे घर जाना है। ओके, सो दैट्स इट। हिंदी के अलावा आप एचपीजी के, इंडिया जी के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन सभी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो आप उनको भी देख सकते हो। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो की। थैंक यू सो मच।